2 लाख करोड़, ये वो नंबर है जो इंडियन मार्केट से एफआईआईज 2026 के सिर्फ 5 महीनों में बेच के भाग गए हैं। अब ये ज्यादा या कम, कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताता हूँ, पूरे 2025 में जब हम बहुत चिल्ला रहे थे कि एफआईआईज बेच बेच के भाग रहे हैं, उस पूरे साल में एफआईआईज ने बेचा था 1.5 लाख करोड़ का, और इस साल सिर्फ 5 महीनों में बेच चुके हैं 2 लाख करोड़ का। अगर आपको नंबर्स बताऊं ना, ऑलमोस्ट 400 करोड़ पर आवर की स्पीड से बेचा है एफआईआईज ने 2026 में। अब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये मजाक नहीं है। अगर आपके 10,000 रुपये भी कटते हैं ना एसआईपी में, लिटरली 10,000 रुपये भी कटते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, कहीं पे भी, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शायद आपको कुछ बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, पर ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आपने जो पैसे कमाए हैं वो बहुत मेहनत से कमाए हैं। ऐसे आंख बंद करके उसको इन्वेस्ट मत किया करो। तो आओ शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करता हूँ कुछ डेटा से। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 26,300 का Jan 5 2026 को। उसके बाद से पिछले 4-5 महीने में गिरती गिराती मार्केट आ गई है 24,000 पे अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब यहाँ पे 9% का करेक्शन हो चुका है। क्रैश अभी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन जो 3 ऐसी चीजें हैं जो एक क्रैश को पॉसिबल करती हैं इंडियन मार्केट में, वो तीनों की तीनों प्रेजेंट हैं इस टाइम इंडियन मार्केट में। इसका मतलब अगर आप ये ट्रैक नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अब मैं सिर्फ आपको डरा के और ये सारी बातें बता के नहीं जाऊंगा, इस टाइम पे पैसे आपके कहाँ पे कितने एलोकेटेड होने चाहिए मैं वो भी कवर करूंगा। इनफैक्ट मेरे खुद के पैसे कहाँ इन्वेस्टेड है और मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आओ पहले साइन से शुरू करते हैं। साइन 1, द एफआईआई एग्जिट। अब मुझे पता नहीं कितना पता है आपको इस बारे में, पर एफआईआईज किसी भी मार्केट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होते कौन है एफआईआईज? बेसिकली लार्ज ग्लोबल फंड्स होते हैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इनके पास चॉइस होती है। ये चूज करते हैं दुनिया के कौन से कोने में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कैसे करने हैं। हद बड़ी प्रोफेशनल टीम होती है, दुनिया भर की रिसर्च होती है, उसके बेसिस पर ये किसी मार्केट में एंटर करते हैं या किसी मार्केट से एग्जिट करते हैं। अब वियर्ड बात यहाँ पे ये है कि पिछले 1.5-2 साल से ये लगातार इंडियन मार्केट से एग्जिट करे जा रहे हैं। 2025 में निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, ऑलमोस्ट 0% ग्रोथ थी। क्यों? एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का इंडियन मार्केट से बेच के निकल गए थे। अच्छा खासा बड़ा नंबर था, लेकिन 2026 में कुछ और ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। सिर्फ इन 5 महीनों में एफआईआईज ने इंडियन मार्केट से बेच दिया है 2 लाख करोड़ का। 2 लाख करोड़ का। सिर्फ अप्रैल में 60,000 करोड़ का बेच दिया था, जून के तो सिर्फ एक ही हफ्ते में 50,000 करोड़ का बेच दिया था। पेस ये है कि 400 करोड़ पर आर की स्पीड से ये इंडियन मार्केट से बेच बेच के भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? एक तो बात क्यों भाग रहे हैं, और दूसरी बात इनको लॉस भी हो रहा है। बिकॉज इस पूरे टाइम में जब निफ्टी फ्लैट रहा, उस टाइम पे आईएनआर और वीक हो गया यूएसडी के कंपैरिजन में। बेसिकली जब ये इन्वेस्ट करते हैं यूएसडी से कन्वर्ट करते हैं आईएनआर में, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस 4-5 महीने में आईएनआर ऑलमोस्ट 94 पे आ गया यूएसडी के करस्पॉन्डिंग, मतलब 10% गिर गया। जब इन्होंने पैसे वापस कन्वर्ट किए, इनको 10% का लॉस भी हुआ है। अब लेकिन ये कर क्यों रहे इतना ज्यादा? देखो 2-3 मेजर रीजंस हैं। पहला है, इंडिया को एंटी एआई मान लिया है। एआई का जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो सारा का सारा ताइवान में जा रहा है या जापान में जा रहा है या साउथ कोरिया में जा रहा है। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। जो हमारी टेक कंपनीज है वो आईटी सर्विसेज है, इन्फोसिस जैसा, उनमें कुछ नहीं है ऐसा एआई वाला, तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा वहाँ पे। दूसरी बात, जो यूएस के बॉन्ड्स की यील्ड है वो ऑलमोस्ट 4.5% पे आ गई है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव हो गई है, तो वो भी उन्होंने पैसे यहाँ से बाहर निकाल दिए। तीसरा, जो ये वॉर चल रही थी, इंडिया एनर्जी डिपेंडेंट है इतना ज़्यादा, तो उससे इंडियन इकोनॉमी और ज़्यादा स्लो डाउन हो गई है, उसकी वजह से उन्होंने और ज़्यादा पैसे बाहर निकाल लिए। अब अगर इतनी स्पीड से पैसे बाहर निकाल रहे हैं तो मार्केट सिर्फ 9% ही करेक्ट क्यों हुई है? बड़ा करेक्शन क्यों नहीं आया? और उसका रीजन हो आप, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आपकी हर महीने एसआईपी कट रही है ना, लिटरली इस मार्केट को इस टाइम उसी ने बचा रखा है। इस टाइम 30,000 करोड़ पर मंथ मार्केट में डिप्लॉय होते हैं आपकी वजह से, आप लोगों की जो ऑटोमेटिक एसआईपी कटती हैं उसकी वजह से। अगर वो ना होता ना तो मार्केट जाने कितनी बुरी तरीके से क्रैश कर रही होती। पहली बार पिछले 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है इंडियन मार्केट में कि एफआईआईज की जो ओनरशिप है वो डीआईआई से कम हो चुकी है। एफआईआईज इस टाइम सिर्फ 16% इंडियन मार्केट होल्ड करते हैं, ये 20 साल का लोवेस्ट है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने मार्केट को तो बचा लिया है, पर मार्केट इस टाइम पूरी की पूरी डिपेंडेंट है इन एसआईपीज पे। अगर ये एसआईपीज रुक गई ना या स्लो डाउन हो गई ना तो मार्केट में एक ऐसा क्रैश आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और यही चीज लेके आती है हमें साइन 2 पे। साइन 2, द हिडन बेयर मार्केट इन स्मॉल कैप्स। अब देखो, हेडलाइन नंबर ये है कि निफ्टी 9% गिर गया है, पर इसके नीचे की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। अब मैं आपको डेटा से बताता हूं सेम बात।
80% कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है वो अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज्यादा गिर चुकी हैं। 64% कंपनीज जो हैं वो 30% गिर चुकी हैं। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है बेयर मार्केट की। तो ये निफ्टी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि निफ्टी के इंडेक्स में कुछ कंपनीज लार्ज कैप ऐसी हैं जो बचा के रखी हुई हैं। अगर वो ना होती ना तो पूरी मार्केट नीचे आ गई होती। तो अब वैल्यूएशंस देख लेते हैं और ये आपको चौंका देगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है ना वो इस टाइम भी 35 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप 150 29 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच रहे होगे ज्यादा है कम है? भाई दुनिया का MSCI का जो वर्ल्ड स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें डेवलप्ड मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड की सारे स्मॉल कैप जिसमें होते हैं वो 19.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। मतलब इंडिया के स्मॉल कैप्स पूरी दुनिया के डेवलप्ड मार्केट्स के स्मॉल कैप से डबल की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, डबल की वैल्यूएशन पे। और अर्निंग्स बिल्कुल नहीं आने वाली जो उसको जस्टिफाई कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप जरा से पैसे भी स्मॉल कैप या मिड कैप में डालते हो तो आप एक इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने लास्ट ईयर आई थिंक दिसंबर 2025 में बोला था कि वो स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट में सिर्फ लार्ज कैप पे स्टिक कर रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप्स को तो देख भी नहीं रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो और आपकी SIP लगातार जा रही है स्मॉल कैप मिड कैप इन सब में, तो एक बार आपको ज़रूर सोचना चाहिए, बिकॉज जितना बड़ा रिस्क है ना ये, शायद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे इस टाइम। मेरे एक पैसा भी नहीं जा रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में इस टाइम। साइन 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है ना वो स्लो हो गई है यार। अगर मैं आपको FY 26 का GDP ग्रोथ बताऊं इंडिया का, वो 7.7% था। ये बहुत अच्छा नंबर था, 7.7 काफ़ी अच्छा नंबर है और इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया मार्केट ने। मार्केट काफ़ी ऊपर भागना भी शुरू हो गई थी। लेकिन देखो स्टॉक मार्केट तो आगे का देखती है, अगले 1 साल 6 महीने में क्या हो रहा है उसको देखती है। तो उसकी बात करते हैं। FY 27 का BMI कंपनी है, उसने फोरकास्ट किया इंडिया का GDP 6.6%। RBI का अपना खुद का एस्टिमेट भी अगले FY 27 का GDP का टारगेट 6.6 है। 7.7 से 6.6, अगर ऐसी ड्रामेटिक स्लो डाउन होती है हमारी ग्रोथ में ना, तो ये आपको स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। अभी तो कुछ हद तक दिखा है, शायद इसके आगे भी आपको दिखना शुरू हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि GDP स्लो डाउन का मेरे पोर्टफोलियो से क्या लेना देना? तो देखो जो अर्निंग्स ग्रोथ होती है ना वो ट्रैक करती है नॉमिनल GDP को। अगर आपका जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है वो स्लो डाउन होता है तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं वो भी स्लो डाउन हो जाती हैं। अगर वो स्लो डाउन होती हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स नीचे आते हैं, तो PE की री रेटिंग हमेशा होती है। इसका मतलब निफ्टी एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 20 के PE पे ट्रेड कर रहा है। ये टेक्निकली फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड तो कहीं से भी नहीं है, ठीक है। अब अगर फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और अर्निंग्स ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है तो PE की फिर से री रेटिंग हो जाती है। इसका मतलब यहाँ से भी जो लोगों को लग रहा है ना कि 2 साल से निफ्टी रिटर्न नहीं दिया तो अब यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ से भी अगर अर्निंग स्लो डाउन और होते रहते हैं तो मे बी PE री रेटिंग हो जाए और यहाँ से निफ्टी और ज़्यादा भी गिर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल गिर जाएगा, पर गिर सकता है। अब आप ये सोच रहे होगे ये सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको, तो पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, अगर आपको सेंसिबल लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब देखो 3 मेजर चीज़ें मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं पिछले 10 महीने से इस चैनल पे लगातार बता रहा हूँ कि मैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स बिल्कुल बाय नहीं कर रहा हूँ। मैंने किसी वीडियो में बात भी नहीं करी, मैंने बहुत पहले बोला भी था कि मैं कुछ इसमें बाय नहीं कर रहा हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ कर लेना ताकि आपको टाइमली वो अपडेट्स मिल जाए। सबसे पहली बात हो गई, जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की वैल्यूएशन है उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑलमोस्ट 0 है, तो वहां पे मैं एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो पुराने पड़े हुए हैं उसको रिडीम नहीं कर रहा हूँ, पर फ्रेश एक भी पैसा स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में नहीं डाल रहा हूँ। अगेन सेम रीजन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है वहां पे। अगर आपकी SIP कटती है उसमें, आप रिकंसिडर कर सकते हो कि उसमें करना है या उसको चेंज करना है। दूसरी बात, मेजॉरिटी जो मेरी SIP इस टाइम कट रही है, मैंने उसके बारे में इस वीडियो में कवर भी किया था डिटेल में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड उसमें जा रही है। मल्टीपल रीजन से मैं सारा इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, प्लीज उसको जानने के लिए ये वीडियो देख लेना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्यों मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 2026 के लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो मैं आपको लगातार ये बोल रहा था कि इंडिया की इकॉनमी स्लो डाउन कर रही है, तो अगर आप चलो स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मल्टी एसेट में कर रहे हो, मल्टी एसेट भी घुमा फिरा के तो इसी में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन इक्विटी में कर रहा है, गोल्ड में कर रहा है, डेट में कर रहा है, तो क्या करें हम उसके लिए? मैं देखो
ऑलमोस्ट मैंने ये वीडियो 1.5 साल पहले बनाई थी। मैंने बोला था ये मेरा फेवरेट फंड है, वो नैस्डैक 100 था, और मैं लास्ट ईयर 2025 पूरे टाइम मैंने यही बोला है, 2024 भी मैंने यही बोला है कि नैस्डैक ले लो, मैं फैंग ले लो, नैस्डैक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब ना वो ऑप्शन भी खत्म हो गया है, बिकॉज इंडिया की लिमिट है आरबीआई की कि आप कितना पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंटरनेशनल जो फंड्स हैं वो पैसे ले ही नहीं रहे। मुझे भर भर के कमेंट्स आए हैं इस पर कि सर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है इसमें। तो हाँ, नहीं हो पाएगा, बिकॉज आरबीआई की लिमिट है, वो लिमिट ब्रीच हो चुकी है, तो आरबीआई ने वहाँ भी ब्लॉक कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है सिवाय एक के, इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना। मैं पहले भी बात करता था वेस्टेड के बारे में और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के बारे में। मैं यूज़ करता हूँ इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, इसके बारे में सर्च कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सी सबसे अमेजिंग ऑप्शन जहाँ पैसे इन्वेस्ट करो। अगर कोई स्नीक पीक दूं तो मेजॉरिटी मेरे पैसे इस टाइम जा रहे हैं यूएस में, इंडोनेशिया में और जापान में। तीनों बहुत अमेजिंग वैल्यूएशंस पे और बहुत अमेजिंग ऑप्शंस हैं वहाँ पे। मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला वहाँ पे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। मैं अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर बड़ा एलोकेशन बताऊँ तो इस टाइम मेरे पैसे ऑलमोस्ट इस पूरे साल से मैं आपको बता रहा था कि 60 से 70% पैसे मेरे इंडिया के बाहर हैं। इंडिया में सिर्फ ऑलमोस्ट 30% पैसे मेरे मेजरली इन्वेस्टेड होंगे, 70% पैसे बाहर ही इन्वेस्टेड थे, जिसने मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। अभी भी मौका है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपको अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है, लेट्स से 10 लाख का है, 20 लाख का है, तो कोशिश करो एक इंटरनेशनल ब्रोकर का अकाउंट खोल देना। वो खोलने के बाद आपको ग्लोबली अपने आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करने के बाद आप ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी क्लैरिटी मिली हो कि पैसे कहाँ पे किस टाइम कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, और होपफुली मैं अगली वीडियो में आपको क्लैरिफाई यहाँ भी कर दूंगा कि कितने पैसे ग्लोबल मार्केट्स में आपको इन्वेस्ट करने हैं और कहाँ करने हैं। चलो अगले हफ्ते फिर से मिलता हूँ, बाय।